लेडीज एंड जेंटलमैन, दिलों को थाम कर बैठिए क्योंकि क्रीज पर वो आने वाला है जो जब भी ग्राउंड में दाखिल होता तो स्टेडियम में मौजूद लाखों तमाशाइयों की जबान पर सिर्फ उसी का नाम होता, जिसका नाम बॉलीवुड से लेकर लॉलीवुड तक था। जो क्रीज पर कदम रखता तो उससे दोस्त और दुश्मन दोनों डरते। दोस्तों को फिक्र रहती कि कहीं ये पहली ही गेंद पर ढक पर आउट न हो जाए, और दुश्मनों को डर रहता कि अगर ये पहली ही गेंद पर आउट नहीं हुआ तो इसके बाद हमारी खैर नहीं, हमारी पूरी टीम के बराबर रन ये अकेला ही बना डालेगा। वो इंडिया में इंडिया के खिलाफ सेंचुरी लगाता तो बांग्लादेश में बांग्लादेश के खिलाफ इस तरह खेलता कि बांग्लादेशी फैंस अपनी टीम को इस तरह पिटता देखकर स्टेडियम में खुलेआम रोने लग जाते। आखिर कौन था वो? बल्कि यहाँ पर अरशद वर्सी का एक डायलॉग याद आ जाता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? जी हाँ, वो जो कोई भी था आंधी और तूफान बनकर क्रिकेट में आया। वो गेम चेंजर था और उसका नाम था, बल्कि आप पहले से जानते हैं। 1999 का साल पाकिस्तान की तारीख का एक अहम साल था। इसी साल बैटल ऑफ कारगिल हुई। मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा, लेकिन तारीख के बदतरीन रिकॉर्ड से हारा। और इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात तारीख के बदतरीन मोड़ पर आ गए। लेकिन इस साल की शुरुआत इस तरह नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत में पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे थे, बल्कि शायद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर थे। और इन अमन की कोशिशों को मुस्तकिल अमन में बदलने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान के दौरे पर थे। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी कोई 13 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंडिया पहुंचती है। अब इंडिया की ज्यादातर अवाम तो इस सीरीज के हक में थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस आखिरी कड़ी यानी क्रिकेट को भी खत्म करना चाहते थे। उनने शिव सेना नामी एक तंजीम बनाई और इस तंजीम ने हुकूमत और बीसीसीआई के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। बल्कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की पिच को भी तोड़ दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस इसी पिच पर होने वाले थे। और उन्होंने मुंबई में बीसीसीआई के दफ्तर पर भी हमला किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकियां भी दी। उन्होंने ये सीरीज रुकवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी पूरी कोशिश के बावजूद भी ये सीरीज जारी रही। लेकिन हाँ, इस हंगामे की वजह से सीरीज का मजा जरूर किरकिरा हो गया। सीरीज को चेन्नई मुंतकिल कर दिया गया और दोनों साइड के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही। डबल सेंचुरी को क्रॉस करने वाले सिर्फ 2 ही प्लेयर थे, इंडिया के सदा गोपिन रामेश और पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी। दोनों टीमों के बाकी प्लेयर 200 रन से नीचे ही रहे और ये सीरीज 1-1 से बराबर रही। लेकिन ये तो फिर भी कोई बड़ा मुकाबला नहीं था। 2 मुल्कों की सिर्फ एक छोटी सी टेस्ट सीरीज ही थी और असल मुकाबला होने वाला था 1999 के वर्ल्ड कप में। शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तानी स्क्वाड के साथ इंग्लैंड की तरफ परवाज करता है। पाकिस्तानी टीम दुनिया की नंबर 1 टीम थी। पाकिस्तान ने पहला मैच वेस्ट इंडीज को हराया, दूसरा मैच स्कॉटलैंड को हराया, तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया को हराया, चौथा मैच न्यूजीलैंड को हराया। पूरी दुनिया को लग रहा था कि पाकिस्तान के सामने कोई टीम नहीं टेक पाएगी, पाकिस्तान ये फाइनल ले जाएगा। लेकिन फिर इसी दौरान पाकिस्तान एक ऐसी टीम से हार गया जिसे उस वक्त टेस्ट टीम का दर्जा भी नहीं दिया गया था। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ इस मैच में 161 पर ऑल आउट हो जाता है और बांग्लादेश ये मैच 62 रन से जीत जाता है। इस हार के बाद कई लोगों की जबान पर यह स्टोरी आने लगी कि पाकिस्तानी प्लेयर मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन किसी ने भी इस स्टोरी पर तहकीक करने की जहमत नहीं की। पाकिस्तान अपना अगला मैच साउथ अफ्रीका से भी हार गया और इससे अगले में इंडिया से भी। अब पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अपना नेक्स्ट मैच जिम्बाब्वे से जीतना जरूरी था और पाकिस्तान ने आसानी से ये मैच जीत लिया। जिम्बाब्वे को 147 रन से हरा दिया। इसी दौरान पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचता है तो दूसरी तरफ इंडिया और न्यूजीलैंड का भी सेमीफाइनल के लिए मुकाबला होता है, लेकिन न्यूजीलैंड इंडिया को बाहर करके खुद सेमीफाइनल में पहुंच जाता है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को एक बार फिर से बदतरीन शिकस्त दी। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल 9 विकेटों से जीत जाता है और इस तरह पाकिस्तान 1999 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जगह बनाने वाला पहला मुल्क बन जाता है। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया आता है और यहाँ एक डिजास्टर हो जाता है। पाकिस्तान ये फाइनल हार जाता है। पाकिस्तान ये फाइनल इतनी बुरी तरह हारता है कि आज भी सोचकर दुख होता है। ये फाइनल वर्ल्ड कप की आज तक की तारीख का 1 साइडेड फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया 8 विकेटों और 179 गेंदों से जीत जाता है। पूरी दुनिया और खासकर पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगने लगा। एक तहकीकाती कमीशन बनाया गया जिसने तहकीक के बाद रिपोर्ट पेश की। एस जस्टिस कयूम रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टीम के कई प्लेयर मैच फिक्सिंग में मुलव्वस थे। सलीम मलिक और अताउर रहमान पर तायात पाबंदी लगा दी गई, जबकि दूसरे कई प्लेयर्स को वार्निंग दी गई।
या जुर्माना आयद किया गया। लेकिन कुछ नौजवान क्रिकेटर्स ऐसे भी थे जिन पर यह मैच फिक्सिंग का इल्जाम कभी नहीं आया। उनमें एक तो थे शोएब अख्तर, और शोएब की सारी कहानी हम आपको इस डॉक्यूमेंट्री में दिखा चुके हैं। और दूसरे थे यही शाहिद खान आफरीदी। जी हाँ, आफरीदी के दामन पर कभी मैच फिक्सिंग की गंदगी के छींटे नहीं पड़े। इस वर्ल्ड कप में आफरीदी की परफॉर्मेंस कोई ज्यादा अच्छी नहीं रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो टीम में आता और मुख्तसर अरसे के लिए जाता रहा। कोई छोटे मोटे इवेंट्स खेलता रहा, लेकिन फिर सन 2002 में न्यूजीलैंड की टीम ओडीआई सीरीज खेलने के लिए कराची पहुंचती है। दोनों टीमें यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में नाश्ता कर रही होती हैं कि इसी दौरान होटल के बाहर एक बम ब्लास्ट होता है। ये एक टेरर अटैक था जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाड़ी तो बच जाते हैं, लेकिन कई पाकिस्तानी शहरी शहीद हो जाते हैं। इस टेरर अटैक से न्यूजीलैंड की टीम ये सीरीज कैंसिल करके अपने मुल्क वापस चली जाती है और पाकिस्तान क्रिकेट पर शायद ये पहला हमला होता है। और पाकिस्तानी टीम जो उस वक्त पीक पर थी, जवाल की तरफ उसका सफर शुरू हो जाता है। फिर अगले साल 2003 में एक बार फिर से वर्ल्ड कप आता है। पाकिस्तान के लिए ये अच्छा मौका था कि वो पिछली गलतियों को सुधारे और इस वर्ल्ड कप को अपने नाम करे। लेकिन पाकिस्तानी टीम में सियासत शुरू हो गई। वसीम अकरम को हटाकर वकार यूनुस को कप्तान बना दिया गया। ये सियासत चीज ही ऐसी है, जहां भी जाती है साली तबाही ही लाती है। उस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम पाकिस्तानी टीम में भी इसने तबाही मचा दी। नतीजा ये निकला कि टीम कई धड़ों में बट गई। कागजी तौर पर तो वकार यूनुस कप्तान थे, लेकिन कोई एक दूसरे से इत्तेफाक नहीं करता था। और नतीजा ये निकला कि 2003 का ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान 1999 के वर्ल्ड कप से भी बुरी तरह हारा। पाकिस्तान पहले ही राउंड में बाहर हो गया और शाहिद अफरीदी टीम से बाहर हो गए। शाहिद अफरीदी को कौमी टीम से निकाला गया तो उसने साउथ अफ्रीका की लीग क्रिकेट ज्वाइन कर ली ताकि अपनी बैटिंग स्किल्स को मजीद इम्प्रूव किया जा सके। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो इस लीग क्रिकेट में बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा तो उसे दोबारा नेशनल टीम में पिक कर लिया जाएगा। और देखिए हुआ भी यही। 2005 में पाकिस्तान ने टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए एक बार फिर से इंडिया का दौरा किया, लेकिन इस बार हालात मुख्तलिफ थे। इससे एक साल पहले यानी 2004 में इंडिया भी पाकिस्तान का दौरा कर चुका था और 2005 के इस इंडियन दौरे के दौरान पाकिस्तानी डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ भी इंडिया में मौजूद थे। इस सीरीज में अफरीदी को पिक किया गया। जहां अफरीदी के साथ एक और अच्छी बात यह हुई कि इस दौरान पाकिस्तानी टीम का कोच बॉब वोल्मर को बना दिया गया, जो अफरीदी की पसंदीदा शख्सियत थे और जो अफरीदी को टीम में रखने का हामी भी था। पाकिस्तान ने इंडिया से टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर कर दी, जबकि अभी वनडे सीरीज बाकी थी। वनडे सीरीज में इंडिया ने पहले दोनों मैचेस जीते और इसके बाद 2 मैच पाकिस्तान ने जीत लिए। सीरीज का 5वां मैच हुआ कानपुर में। इंडिया पहले बैटिंग करता है, लेकिन इंडिया के टॉप बल्लेबाजों को पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन ने एक के बाद दूसरे को गिराना शुरू कर दिया, खासकर नवीदुल हसन ने, जिसने वीरेंद्र सहवाग को 5 रन पर, सचिन तेंदुलकर को 1 और MS धोनी को 11 रन पर आउट किया। अलबत्ता इंडिया मिल मिलाकर 6 विकेटों के नुकसान पर 50 ओवर्स में 249 रन तक पहुंच जाता है और इसके बाद पाकिस्तान बैटिंग करता है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर के तौर पर सलमान बट और शाहिद अफरीदी क्रीज पर उतरते हैं। सलमान बट तो 46 गेंदों पर 21 रन बनाकर पवेलियन लौट जाता है, जबकि इत्तेफाकन शाहिद अफरीदी भी 46 गेंदें ही खेलते हैं। लेकिन जानते हो शाहिद अफरीदी इन 46 गेंदों पर कितने रन बनाते हैं? वो 9 छक्के और 10 चौकों के साथ 102 रन बनाते हैं। 1996 में कीनिया में सेंचुरी के बाद ये शाहिद अफरीदी की दूसरी तेज तरीन सेंचुरी होती है। और हाँ, ये भी उस दौर की दूसरी फास्टेस्ट सेंचुरी थी, यानी तेज तरीन सेंचुरी की दोनों टॉप पोजीशन शाहिद अफरीदी के पास थी। पाकिस्तान ये सीरीज इंडिया से 2-4 से जीत जाता है। पाकिस्तान ये मैच शाहिद अफरीदी की सेंचुरी के साथ जीत गया, लेकिन शाहिद अफरीदी की सबसे बड़ी कमजोरी भी शाहिद अफरीदी की यही बैटिंग ही थी। याद है ना, हमने आपको पिछली किस्त में बताया था कि शाहिद अफरीदी अंडर 14, अंडर 16 और अंडर 19 में 7वें या 8वें नंबर पर बैटिंग किया करते थे और नेशनल टीम में भी बॉलर के तौर पर ही शामिल हुए थे। लेकिन कीनिया में अपनी तेज तरीन सेंचुरी के बाद अफरीदी की शोहरत एक बैट्समैन के तौर पर हुई थी। लोग उनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे जो वो सईद अनवर और सचिन तेंदुलकर से करते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि शाहिद अफरीदी की ज्यादा महारत बॉलिंग में थी, बैटिंग में नहीं। फिर 2007 का वर्ल्ड कप आ गया। पाकिस्तानी टीम इस वर्ल्ड कप में कूदी, लेकिन पाकिस्तान अपना पहला ही मैच हार गया और फिर तो ये सिलसिला चल निकला। पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पाकिस्तानी टीम के कोच और शाहिद अफरीदी के सबसे बड़े सरपरस्त बॉब वोल्मर भी इस वर्ल्ड कप के दौरान इंतकाल कर गए। ये खासकर शाहिद अफरीदी के लिए बल्कि पूरी पाकिस्तानी टीम के लिए बहुत बड़ा धचका था। और फिर इसी दौरान PCB ने इंजमाम अल हक को कप्तानी के ओहदे से हटा दिया और उनकी जगह शोएब मलिक को नया कप्तान बना दिया।
अफरीदी को भी ऑफर की गई कि वो वाइस कप्तान का ओहदा संभालें, लेकिन अफरीदी ने इनकार कर दिया। फिर सलमान बट को वाइस कप्तान बना दिया गया। शाहिद अफरीदी कहते हैं कि ये दोनों लोग यानी शोएब मलिक और सलमान बट इस ओहदे के लिए बिल्कुल भी अच्छा इंतखाब नहीं थे। 2007 के वर्ल्ड कप में नाकामी और बॉब वुलमर की मौत के बाद पाकिस्तानी टीम ने शोएब मलिक की कप्तानी में यूएई में श्रीलंका से सीरीज खेली। पहले ओडीआई में श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 235 रन बना डाले और पाकिस्तान चेज करते हुए 137 पर पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी थी, लेकिन अभी तक जीतने के लिए 99 रन दरकार थे। और फिर इसी दौरान क्रीज पर उतारा गया लाला को। शाहिद अफरीदी ने आते ही श्रीलंका को 4 छक्के और 8 चौके जड़ दिए, 34 गेंदों पर 73 रन बना डाले और मलिंगा को तो एक ही ओवर में 32 रन जड़ दिए। सिर्फ 11 ओवर्स में पाकिस्तान की 99 रन का हदफ पार कर चुका था, यानी पाकिस्तान जो 137 रन पर 5 विकेटें गंवा चुका था, वो 236 रन पर भी उन्हीं 5 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया, बल्कि 7 ओवर्स अभी बाकी थे। शोएब मलिक की कप्तानी के बाद पाकिस्तानी टीम में हर तरफ मायूसी फैली हुई थी। ड्रेसिंग रूम में सियासत अरूज पर थी, जूनियर वर्सेस सीनियर हो रहा था, तो ऐसे मायूस कुन हालात में ये पाकिस्तान की एक छोटी सी कामयाबी थी। फिर इसी साल यानी 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप हुआ। पाकिस्तान बेहतरीन फॉर्म में था, ऑलमोस्ट सारे मैच जीतते हुए पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा, लेकिन फिर फाइनल में पाकिस्तान इंडिया से 5 रन से हार गया। शाहिद अफरीदी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए और फिर साल 2009 आ गया। श्रीलंकन टीम सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान में मौजूद थी। एक सुबह श्रीलंकन टीम जब होटल से स्टेडियम की तरफ बढ़ रही थी तो लाहौर के लिबर्टी चौक पर कुछ दहशतगर्दों ने प्लेयर्स को ले जाने वाली बस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से कई खिलाड़ी इंजर्ड हुए, पाकिस्तान के 2 पुलिस वाले भी शहीद हुए, लेकिन इस वाकये ने पाकिस्तान से क्रिकेट को मुल्क बदर कर दिया। कोई भी टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आती थी। पाकिस्तान अपनी होम सीरीज भी दुबई में खेलने लगा और पाकिस्तानी टीम की जो खराब कारकर्दगी आपको आज नजर आती है, इसके पीछे भी एक बड़ा हाथ इस वाकये का भी है। और फिर साल 2009 में चैंपियन ट्रॉफी हुई। यूनुस खान टीम के कप्तान थे। पाकिस्तानी टीम साउथ अफ्रीका में मौजूद थी और फिर इस टूर्नामेंट के दौरान ही टीम में बगावत हो गई। यूनुस खान को हटा दिया गया और शाहिद अफरीदी को इस टूर्नामेंट के लिए आर्जी तौर पर कप्तान बना दिया गया। टूर्नामेंट के दौरान ड्रेसिंग रूम में इस बगावत की वजह से पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में बुरी तरह हार गया। टीम में इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं थी। पाकिस्तान ने ऐसी हालात में 2009 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में श्रीलंका को हराकर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। शाहिद अफरीदी ने भी फाइनल में नॉट आउट 40 गेंदों पर 54 रन बनाए। और फिर साल 2010 आ गया। पाकिस्तानी टीम टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड रवाना हुई, लेकिन शाहिद अफरीदी के मुताबिक उसे मालूम था, उसके हाथ कुछ ऐसे सबूत आ चुके थे जिनसे वाज़ेह होता था कि इंग्लैंड में क्या होने वाला है। शाहिद अफरीदी ने पहला टेस्ट खेला और मैच के दौरान ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और हाँ, उस वक्त शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन भी थे। शाहिद अफरीदी की दस्तबरदारी और टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद सलमान बट को नया कप्तान बना दिया गया और इसी टेस्ट सीरीज के दौरान ही सलमान बट की कप्तानी में इंग्लैंड में लॉर्ड्स के तारीखी मैदान पर वो हुआ। This is the first ball of the third over on Thursday morning, the first day of the game. Remember, Sab, the News of the World newspaper. There are allegations against the Pakistan team for spot fixing. मैच फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया तो पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ और कप्तान सलमान बट पर पाबंदी लग गई और पाकिस्तानी टीम जिल्लत के अंधेरों में चली गई। शाहिद अफरीदी के मुताबिक उसे पहले से मालूम था कि स्पॉट फिक्सिंग होने वाली है और इसके पीछे मजहर मजीद का हाथ है। शाहिद अफरीदी तो अपनी किताब गेम चेंजर में लिखता है कि उसने ये सारे प्रूफ अपने सीनियर्स को भी दिए थे, लेकिन सीनियर्स ने कोई अमली कदम नहीं उठाया और इसी स्कैंडल की वजह से ही शाहिद अफरीदी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। और आई थिंक यही साल था 2010। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी और इसके दौरान अफरीदी ने लाखों तमाशाइयों के सामने, कैमरों के सामने गेंद को शायद सेब समझकर चबा दिया। शायद इस तरह की बॉल टेम्परिंग तारीख में पहली बार हो रही थी। शाहिद अफरीदी के अपने अल्फाज के मुताबिक हर टीम के अक्सर खिलाड़ी बॉल टेम्परिंग करते हैं। वो कहता है कि मेरा कसूर इतना है कि मैंने ये बॉल टेम्परिंग खुल्लम खुल्ला की, लाखों तमाशाइयों और कैमरों के सामने की। इस बॉल टेम्परिंग की वजह से अफरीदी पर 2 मैचेस का बैन लगा, लेकिन इसी के साथ ही अफरीदी को पाकिस्तानी टीम का कप्तान भी बना दिया गया। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगले साल यानी 2011 में वर्ल्ड कप हुआ। अफरीदी टीम के कप्तान थे। पाकिस्तानी टीम पूरी कोशिश के बाद सेमीफाइनल तक पहुंच गई, लेकिन सेमीफाइनल में इंडिया से 29 रन से हार गई। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी हार थी और एक बार फिर से अफरीदी का वर्ल्ड कप जीतने का ख्वाब ही रहा। 2015 के वर्ल्ड कप में भी अफरीदी मिसबाह उल हक की कप्तानी में खेले, लेकिन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सका। शाहिद अफरीदी 2017 तक क्रिकेट के तीनों इंटरनेशनल फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे।